हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेके आई एक न्यू एनिमे जिसका टाइटल है एम आई एक्चुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट एपिसोड 1। एपिसोड की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर बताया आज से 5 साल पहले उसके जूनियर हाई के 3rd ईयर ख़त्म होने के बाद से उसे रूम से बाहर निकलना बंद कर दिया था क्योंकि वो हमेशा बुली होता था। उसने अपनी लाइफ के सारे होप्स खो दिए थे। अब उसकी लाइफ का कोई गोल नहीं है। फिर हम देखते हैं वो फ़ोन चला रहा होता है, तभी उसका फ़ोन ज़ोर से चमकने लगता है। अब जैसे हमारे मेन कैरेक्टर की आँख खुलती है और देखता है उसके सामने एक लड़की खड़ी है जो उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कर रही है और उससे कहती है तुम सेलेक्ट हुए रिकानेट होने के लिए। ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता है कि वो अपने रूम में ही मर गया। तभी वो जो लड़की गॉडेस होती है वो मेन कैरेक्टर से कहती है जिस वर्ल्ड में तुम जा रहे हो वहाँ पे मैजिक ही सब कुछ है, इसलिए मैं तुम्हें ओवर पावर स्किल देती हूँ जिधर तुम आराम से रह सको। जब मेन कैरेक्टर सोचता है अगर मुझे मौका मिल रहा है रिकानेट होने का तो इस बार मैं शांति से और अच्छी लाइफ जीना चाहूँगा। अब गॉड उसे रिकानेट कर देती है और हम अगले सीन में देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर रिकानेट हो गया एक बेबी के रूप में। फिर हमें पता लगता है उस बेबी का फादर तो एक किंग है। किंग बेबी को देखकर बहुत खुश होता है और बोलता है देखो हमारा उत्तराधिकारी आ गया, बिल्कुल बाहुबली स्टाइल में। इसने तो बाहुबली की याद दिला दी। फिर किंग बोलता है वाह ये छाती पे निशान लेके पैदा हुआ है, इसका मतलब ये हमारा ही बेटा है। मेन कैरेक्टर ये सब देख के सोचता है कि मैंने एक रॉयल फैमिली में जन्म लिया है। फिर हम देखते हैं किंग अभी से ही उसका मैजिक टेस्ट करना चाहते हैं। तभी वो एक ग्लोब मंगाते हैं और देखते हैं वो ग्लोब बहुत तेज़ी से चमकने लगता है। किंग बोलता है उस बेबी का लेवल 40 या 50 होगा, लेकिन वो सिर्फ 2 ही निकलता है और साथ में वो एलिमेंट भी यूज़ नहीं कर सकता। ये सिर्फ बैरियर मैजिक यूज़ कर सकता है। ये सुनकर किंग सदमे में आ जाता है और बोलता है मेरा और फ्लैश प्रिंसेस का बेटा ऐसे कैसे हो सकता है। वही प्रिंसेस कहती है अगर लोगों को इस बारे में पता चला तो अच्छा नहीं होगा। फिर वो लोग कहते हैं हम पब्लिक में बताएंगे कि प्रिंस का जन्म होते ही वो मर गया। इस पर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है मैं अभी रिकानेट हुआ, मैं अभी कैसे मर सकता हूँ। किंग बोलता है इस बच्चे को दूर कहीं जंगल में छोड़िए आप, ये सब गॉडेस भी देख रही होती है। फिर वो परेशान हो जाती। फिर दूसरी गॉडेस पूछती है कि क्या हुआ। अभी मैंने जिस लड़की को रिकानेट किया मैंने उसे ओवर पावर स्किल दिया है पर किसी ने रियलाइज़ नहीं किया। मैं उसको एलिमेंट देना भूल गई हूँ पर उन लोगों ने इसका लेवल मेजर करने में गलती कर दी है। तो उसी पर गॉडेस पूछती है तुमने उसका लेवल कितना रखा है, तो वो गॉडेस बताती है मैंने उसका लेवल 1002 रखा है। वो लोग उसका मेजर ठीक से नहीं कर पाए क्योंकि उनके वर्ल्ड का डिवाइस सिर्फ 2 ही डिजिट शो करता है। फिर अगले सुबह हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसे जंगल में फेंक दिया गया है। वो उठने की कोशिश कर रहा होता है पर वो उठ नहीं पाता क्योंकि ऑफकोर्स वो एक बच्चा है। फिर उसको याद आता है उन लोगों ने कहा तो वो सिर्फ बैरियर मैजिक यूज़ कर सकता है। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बैरियर मैजिक यूज़ करता है और वो विजुलाइज करके उस मैजिक को क्यूब में बदल देता है। फिर ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर खुश हो जाता है और बोलता है मुझे नहीं पता था मैजिक इस्तेमाल करना इतना आसान होगा। फिर उसे अलग अलग शेप देने लगता है, कलर देने लगता है, अलग अलग चीज़ें ट्राई करने लगता है। फिर आखिर में वो अपने ऊपर बैरियर लगा लेता है। अब वो बैरियर को कंट्रोल करने लगता है जिस वजह से वो हवा में भी उड़ने लगता है। वो देख कर काफ़ी खुश हो जाता है, बोलता है ये तो काफ़ी यूज़फुल पावर है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ी वुल्फ मॉन्स्टर आ जाती है और आते ही उस पर हमला कर देती है। पर वो बैरियर इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि उस बच्चे को कुछ नहीं होता है। अब हमारे मेन कैरेक्टर को गुस्सा आ जाता है। वो बैरियर मैजिक का इस्तेमाल करके काफ़ी सारे छोटे छोटे क्यूब बनाता है और उस पर हमला करता है पर उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तभी मेन कैरेक्टर सोचता है मुझे कुछ और चीज़ ट्राई करनी होगी। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बैरियर मैजिक का इस्तेमाल करके काफ़ी सारे पेड़ उसके ऊपर मारने लगता है जिस वजह से जो वुल्फ है वो थोड़ी घायल हो जाती है पर वो वापस खड़े होने लगती है। ये देखकर वो इरिटेट हो जाता है और पूरी की पूरी ज़मीन ही उठा लेता है इस बार। फिर उस वुल्फ पे मारने ही लगता है। तभी वुल्फ डर जाती है और कहती है रुक जा मैं सरेंडर करती हूँ। ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर शॉक हो जाता है और बोलता है क्या ये वुल्फ बात कर सकती है। अगले सीन में वुल्फ माफ़ी मांगती है और कहती है मैं तो तुम्हें इसलिए खाना चाहती थी ताकि मैं अपनी मानव को रिकवर कर सकूं, पर मुझे नहीं पता था तुम इतने स्ट्रॉन्ग होगे। आखिर तुम हो कौन। पर हमारा मेन कैरेक्टर बोल नहीं पाता क्योंकि वो एक बच्चा है। फिर वो थोड़ा दिमाग लगाता है और अपने बैरियर मैजिक को अपने गले के साथ अटैच करता है जिसके बाद वो बोलता है हेलो। ये देखकर वुल्फ शौक हो जाती है और बोलती है तुम बोल सकते हो, आखिर तुम हो कौन। फिर याद करता कि मैं उसे नाम दिया था ग्रे हार्ट।
पर वो अपना नाम नहीं बताता, वो नाम अपना हारुतो बताता है। मेरा जन्म किंगडम में हुआ था, पर कम मानव होने की वजह से उन्होंने मुझे अम्बेडेड कर दिया। वो वॉइस कहती, तुम क्या बात कर रहे हो? हमारे अंदर का मानव इतना ज़्यादा है कि कोई भी ह्यूमन का नहीं हो सकता, मैं सेंस कर सकती हूँ। तो वो देखो, तुम डीमन किंग तो नहीं हो जो रिकानेक्ट होके आया है। हारुतो सोचता है मैं अपनी पिछली लाइफ के बारे में नहीं बता सकता कि मैं एक यूजलेस था। फिर वो बोलता है, हाँ मैं एक डीमन किंग हूँ। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है। अब समझ आया तुम इतने स्ट्रॉन्ग किंग हो, अपनी हार मानती हो तो मुझे मार सकते हो। बोलता है, नहीं मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, जब तक तुम मेरे पे हमला नहीं करोगी मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। फिर वो कहती है, आप कितने ज़्यादा काइंड हो। फिर हारुतो कहता है कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा। फिर वो ले कहकर वहाँ से जाने लगता है। बाय। फिर वो वोल्फ उसे रोकती है और कहती, तुमने मेरी जान बख्शी है और साथ में एक नया नाम भी दिया है। अब हमारे बीच एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, अब से आप मेरे मास्टर हो और मैं ज़िंदगी भर आपकी सेवा करूँगी। तो हारुतो कहता है, मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाना चाहता था। हारुतो बोल ही रहा होता है, उसके अंदर की सारी एनर्जी ख़त्म हो जाती है और वो नीचे गिर जाता है। जिस पर वुल्फ कहती है, मास्टर क्या हुआ? तो हारुतो बोलता है, अभी मैं एक बच्चा हूँ इसलिए मुझे दूध पीना है। फिर बोलती है, ऐसा है तो मैं कुछ करती हूँ। फिर हम देखते वो एक ट्रांसफॉर्म होकर एक ह्यूमन में बदल जाती है, जिसने कोई कपड़े भी नहीं पहने हुए थे। हारुतो देख के शर्मा जाता है और बोलता है, तुम्हें कुछ पहन लेना चाहिए पहले। फिर हारुतो अपने वेरिएट मैजिक का इस्तेमाल करके उसके लिए कपड़े बना देता है, जिसमें वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। फिर फ्लेक को सेंस होता है कि यहाँ पे कोई आ रहा है, तो हारुतो को बताती है और बोलती है कि मैं उसे मार दूँ। वो बोलता है, नहीं पहले उसे पूछो उसे क्या चाहिए। अब वो फ्लेक से एक बैरियर को अटैच कर देता है, इससे तो मेरी बातों को सुन पाओगी। अब देखते हैं कि वहाँ पे एक बंदा आता है और कहता है, मैं इस बेबी को लेने आया हूँ। इस बात से फ्लेक मना कर देती है। तो वो बोलता है, तुम्हारे पास क्या हक है मना करने का? तो वो बोलती, मेरा हक है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही ये मेरा मास्टर बने हैं, इसका मतलब ये मुझसे बिलोंग करते हैं। तभी बंदा बोलता है, ये जो बच्चा है वो मेरा रिलेटिव है, इसे अबैंडन कर दिया है इसलिए मैं इसे बचाने आया हूँ। तो वो बोलता है, तुम ह्यूमन ऐसे क्यों होते हो, एक अबैंडन चीज़ को वापस लेने क्यों आते हो? वो बोलता, मुझे पता है ये बच्चा भूखा है इसलिए मैं उसके लिए दूध लेके आया हूँ। ये देखकर हारुतो खुश हो जाता है। हारुतो बोलता है इससे कि ये दूध ले लो, पर फ्लेक मना कर देती है और कहते, तुम्हें क्या पता चल गया है मैं मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर सकती हूँ, इसलिए तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो ना। वो मना करता है। इस पे वो बंदा कहता है, नहीं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर मुझे इतना पता है कि तुम ह्यूमन चाइल्ड नहीं पाल सकती हो। इस पे फ्लेक गुस्सा हो जाती है और बोलता है, तुम इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हो, और तुम हो कौन, तुम्हें इस बच्चे की इतनी चिंता क्यों है? वो बंदा बोलता है, ये चीज़ एक स्टोरी से रिलेटेड है। मेरी बाई प्रेग्नेंट थी पर दुर्भाग्य से वो बच्चे जन्मा ही नहीं। इस बच्चे को अबैंडन कर दिया गया है इसके प्रोटेक्शनल की वजह से। इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर हर बच्चा जो इस दुनिया में आता है उसे एक अच्छी ज़िंदगी जीने का हक है। ये कहानी सुनकर फ्लेक दुखी हो जाती है और वो रोने लगती है। तो वो बोलता है, चलो एक डील करते हैं, अगर ये बच्चा तुम्हारा मास्टर है तो मैं इसे पर्सनल अटेंडेंट बनने देता हूँ। उस पर फ्लेक मान जाती है, बोलती ठीक है पर मैं अपने मास्टर का हमेशा ख्याल रखूँगी। फिर हम अगले सीन में देखते हैं वो बंदा जो हारुतो की टोकरी होती है उसे तोड़ देता है। इसके बाद उस पर ब्लड भी डाल देता है जिससे लोगों को लगे हारुतो मर गया है। अब हम देखते हैं वो बंदा अब हारुतो को अपने साथ ले जाता है। अब देखते हैं हम 9 साल बीत जाते हैं। वहाँ पर अब वो मार्गरेट क्रोल के साथ रहता है। अब वो उस बंदे को अपना डैड बुलाता है, वहीं पे उसकी मॉम भी होती है, बहन भी होती है। हारुतो कहता है, मैं दूध पीने के बाद यहाँ से जाने वाला था पर इन लोगों की काइंडनेस से मैं यहाँ रुक गया। बस एक प्रॉब्लम है, मेरी छोटी बहन मुझे पसंद नहीं करती। ये जान के दुख होता है कि मेरी छोटी बहन ही मुझे पसंद नहीं करती है। पर ये देखते हैं कि हारुतो की छोटी बहन फ्लेक को सबसे ज़्यादा पसंद करती है। ये देखकर उसे जलन मचती है। जिस पर चार्ली बोलती है, आज आप मेरे साथ खेलोगे, तो जिस पर फ्लेक मना कर देती है। हारुतो ने मुझे एक इम्पोर्टेंट काम दिया है, पहले मैं उसे पूरा करूँगी। फिर हारुतो कहता है, फ्लेक के साथ खेल लो, जिस पर फ्लेक भी मान जाती है। फिर अगले सीन में देखते हैं शार्लेट अब फ्लेक के साथ खेल रही होती है। वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। तभी हम देखते हैं हारुतो खिड़की पे खड़ा होता है। तभी उसकी मॉम आ जाती है और बोलती है, इस बात के लिए परेशान मत हो, शार्लेट तुम्हारे साथ इसलिए नहीं खेलती, शायद तुम्हारे अराउंड थोड़ी सी शाय है, उसे नहीं पता तुम्हारे एज के लड़कों से किस तरह बात करनी चाहिए।
वही हारुतो परेशान हो जाता, कहीं शार्लेट को पता तो नहीं चल गया असल में मैं एक 30 साल का बूढ़ा आदमी हूँ। इस बार के बारे में सोचकर हारुतो काफ़ी दुखी हो जाता है और कहता है शायद छोटी बच्चियों को बूढ़े आदमी के साथ घूमने में मज़ा नहीं आता है। इसकी मॉम कहती है दुखी मत हो, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना तुम शार्लेट के लिए स्पेशल चीज़ करो जिससे उसे पता लगे तुम उसके एक अच्छे भाई हो। और वैसे भी तुम्हें तो पता ही फ्यूचर में जो चीज़ें हैं वो तुम्हारी होगी क्योंकि तुम हमारे उत्तराधिकारी जो हो। तो क्यों ना रूम में बंद रहने की वजह से बाहर निकल कर शार्लेट के साथ खेल के देखो। और इसी तरह वो अपनी मॉम की एडवाइस लेता रहता है। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि हारुतो लेटा होता है और बोलता है मुझे काफ़ी जल्दी इस घर को छोड़ना होगा, लेकिन अगर मैं जाऊँगा तो फ्लेव भी मेरे साथ आएगी। अगर ऐसा होगा तो शार्लेट मेरे साथ और हेट करने लगेगी कि मैं फ्लेव को उससे दूर ले जाऊँगा। मैंने फ्लेव को समझाने की कोशिश की है पर वो समझती नहीं है। उसका कहना है कि वो हमेशा मेरे साथ ही रहेगी और अगर मैं यहाँ पे रहा तो मैं पक्के से कह सकता हूँ ये मेरे से और भी चीज़ें कराएंगे। फिर हम देखते हैं हारुतो ने 9 साल लगाकर एक खुद की कॉपी बनाई है जिससे वो कॉपी को यहाँ छोड़ सके और खुद यहाँ से जा सके। कॉपी अभी भी पूरी नहीं हुई है, ये बात भी नहीं कर सकती और हिल भी नहीं सकती। फिर हारुतो को समझ आता है उसे फ्लेग की भी कॉपी बनानी होगी, इस बात से उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। तभी देखते हैं हारुतो के डैड हारुतो को नीचे बुलाने लगते हैं। उसके बाद हारुतो भी नीचे आ जाता है जहाँ पर उसके डैड कहते हैं आज से मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि तलवार का यूज़ कैसे किया जाता है। तुम्हारा माना लेवल काफ़ी ज़्यादा कम है तो तुम्हें स्किल्स डेवलप करना होगा। तुम किसी दूसरी फील्ड के अंदर इंटरेस्टेड हो? हारुतो कहता है हाँ, मैं एशियन स्टडी मैजिक कर रहा हूँ। तो उसके डैड खुश हो जाते हैं और बोलते हैं मुझे लगा था तुम अपने रूम में सिर्फ टाइम पास करते होगे लेकिन तुम कुछ तो कर रहे हो। इस पर हारुतो कहते हैं हाँ, अब अपनी रिसर्च करने के लिए वापस जा रहा हूँ। तभी उसके डैड बोलते हैं तुम्हारे अंदर तलवार चलाने का भी टैलेंट हो सकता है, जब तक तुम ट्राई नहीं करोगे तुम्हें पता कैसे चलेगा, चलो ट्राई करो। तभी उसके डैड चढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हारुतो बताता है उसके डैड एक सीजन वॉरियर है और शैडरिंग वो वॉर हैमर के नाम से भी जाना जाता है। हारुतो सोचता है कि मैं अपने डैड के ऊपर हमला नहीं कर पाऊँगा, अपने ऊपर बैरियर लगा लेता हूँ ताकि मेरी फिज़िकल एबिलिटी थोड़ी तो स्टेबल हो जाए। इसके बाद हारुतो तेज़ी से अपनी डैड के ऊपर हमला करता है और वो हारुतो के अटैक को डॉज कर लेते हैं जिससे हारुतो की तलवार जाकर ज़मीन पे लगती है और टूट जाती है। फिर हारुतो को रियलाइज़ होता है वो अपने स्वॉर्ड के ऊपर बैरियर लगाने का भूल ही गया था। इस पर उसके डैड काफ़ी शौक होते हैं और बोलते हैं अभी क्या हुआ। इसी बात वो हारुतो से कहते हैं मैं तुम्हारे ऊपर हमला कर रहा हूँ, डॉज करने के लिए तैयार रहो। ये बोलकर उसके ऊपर हमला कर देते हैं। यही अटैक को डॉज करने के लिए हारुतो आसमान में कूद जाता है। इसके बाद वो नीचे आता है, काफ़ी खुश होता है मैंने एक फुल स्विंग अटैक को डॉज किया, ये तो काफ़ी कमाल का है। ये पे हारुतो के डैड शौक होते हैं और बोलते हैं इस अटैक को तो सिर्फ 30 लेवल्स के ऊपर वाले ही डॉज कर सकते हैं, तुमने ये कैसे किया? वहीं हारुतो को ये खुद भी नहीं पता होता। हारुतो ने चेक किया था पहले भी, उसे लगता था उसका लेवल 100 से भी ज़्यादा होगा। हारुतो का लेवल सब उतना ही है पर कहा जाता है 1 लेवल 77 तक ही रीच कर सकते हैं। मेरा 1000 होगा ही कैसे, मेरा माना सब 2 का है और मेरे पास कोई भी एलिमेंट नहीं है। उसको लगता है उसके पास एलिमेंट नहीं है इसलिए वो मैजिक को अशफियंटली यूज़ कर सकता है। ये भी हारुतो के डैड कहते हैं ये सब तुक्का होगा भी इस बारे में। तो लोग ट्रेनिंग को वापस कंटिन्यू करते हैं। वहीं हम देखते हैं शार्लेट भी पीछे से छुपकर ही सब देख रही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं हारुतो की मॉम और उसके डैड बैठे होते हैं। उसकी माँ उसके डैड से कहती है कि आप ज़्यादा बिजी लग रहे हो। उसके डैड कहते हैं हाँ, मैं हारुतो को तलवार चलाना सिखा रहा हूँ। उसकी मॉम कहती है वो फिर कैसा चल रहा है? तो वो कहते हैं मुझे शक है कि हारुतो एक रीइंकार्नेटेड डीमन है। रॉयल फैमिली के रिकॉर्ड के साथ कहा जाता है कि एक मैन एक ह्यूमन के साथ इन्वॉल्व था। काफ़ी रेयर है कोई डिमोनिक रेड के साथ पैदा होता है। इस पर उसकी मॉम परेशान हो जाती है और कहती है डीमंस के हॉर्न होते हैं पर हारुतो के नहीं है, डीमन नहीं हो सकता है। हारुतो के डैड कहते हैं हाँ, लेकिन रॉयल सिग्नेमा के अंदर कहा जाता है कुछ ऐसी स्टेज पावर होती है जो कि अब तक कोई नहीं समझ पाया है। शायद उनकी पावर की वजह से फ्लेग जैसी डीमन हारुतो को प्रोटेक्ट करती है। ये सुनकर उसकी मॉम परेशान हो जाती है और कहती है हारुतो डीमन नहीं है। उसके डैड कहते हैं चिंता मत करो, मैं भी यही सोचता हूँ, भले ही कुछ भी हो जाए हम अपने बेटे को एक खुश ज़िंदगी देंगे। इसके उस पर मॉम कहती है हाँ, हम यहीं पे ये सारी बातें शार्लेट भी सुन लेती है। कहती है हारुतो एक डीमन नहीं हो सकता है।
और इसी के साथ होता है ये एपिसोड ख़त्म। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना।